नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2019 के टियर 1 के 20 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर की, जिसमें हम करेंगे सभी 25 क्वेश्चंस। अच्छा, कुछ लोग बहुत तेज़ी से डिमांड कर रहे हैं DI की वीडियो जल्दी लाओ, कब आएगी कब आएगी। डोंट वरी, मैंने कह दिया तो करवा दूंगा। कहा था मेन से पहले सारी शिफ्ट करवा दूंगा तो करवा दिया, ठीक है। ये इसके बाद 21 और 26 2 दिन बचा हुआ है। 26 के सेकंड शिफ्ट तक का ही एग्जाम हुआ है, मतलब 5 शिफ्ट या 4 शिफ्ट बची हुई है इसके बाद, ठीक है। वो 4 शिफ्ट भी आपको 2-3-4 घंटे में मिल ही जानी है, तो ख़त्म हो गया सब पेपर, ठीक है। अब DI बचा है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं वो सोचूंगा कि मतलब मेंस जिनका 15 को है उनके लिए तो DI सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर ट्रिगो जो भी है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कहा है तो करूँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अदरवाइज डिसलाइक तो आप करोगे ही। और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। इस बीच काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। PDF मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पर। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, आप जाके जुड़ जाइए। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कहा कि ये स्टडी वाज मेड फॉर द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप विजिटेड इन अ लाइब्रेरी इन अ वीक विच इज शोन इन द हिस्टोग्राम। कहा गया कि कितने एज ग्रुप से कितने एज ग्रुप के बीच के कितने आदमी किसी लाइब्रेरी में एक वीक में जाते हैं, वो संख्या दिखाई गई है। कहा गया स्टडी द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ये आपको जो दिख रहा होगा ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कहा गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स इन द एज ग्रुप 15-20 एंड 20-25 टुगेदर टू द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द एज ग्रुप 30-35 35-40 ईयर्स टुगेदर इज। कहा गया ऐसे व्यक्तियों का योग पहले निकालो जो 15 से 20 साल के हो, 20 से 25 साल के हो उनका, और उनका अनुपात निकालो 30 से 35 और 35 से 40 वर्ष के जो लोग हैं उनका। अब देखो 15 से 20 जाते हैं 300 लोग ऐसे, ठीक है। और आपको पता है 20 से 25 जाते हैं 400 लोग। इसका रेशियो निकालना है 30 से 35 यानी कि 350 प्लस 35 से 40 100, इसी का अनुपात पूछा गया था। 50 से काटोगे ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 2, 6 8 14/9 आपका आंसर हो गया। 14/2 यानी 14:9 आंसर हो गया। ये देख लो, छोटी बुआ वाला प्रश्न, जैसे बुआ आती है पैसे दे के जाती है, वैसे ये प्रश्न आएगा तो नंबर दे के जाएगा। कहा गया x बराबर 3 + 2√2, तो आपसे x² + 1/x² की वैल्यू पूछी गई। अच्छा, अगर मैं बात करूं सर x + 1/x यहाँ से निकालो, आपको पता होगा 1/x कितना हो जाएगा, 1/3 + 2√2। तो 3 - 2√2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ऊपर हो जाएगा 3 - 2√2, और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - 2√2 का स्क्वायर 8 यानी कि 1, यानी 1/x की वैल्यू हो गई 3 - 2√2। अब आप निकाल लो x + 1/x, तो x + 1/x निकालोगे तो 2√2 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 6। और अगर x + 1/x 6 है तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर -2 यानी 36 - 2 यानी आपका आंसर 34। तो छोटी बुआ आई, 34 रुपये दी, 2 नंबर मिले, आपका काम हो गया, ठीक है। ये मान लो छोटे मामा प्रश्न। अब इसमें क्या कहा गया, x + 1/x = 5, x ≠ 0। x ≠ 0 इस वजह से देते हैं कि x 0 हो गया तो आपका ये अपरिभाषित हो जाएगा, इस वजह से कहा गया x + 1/x = 5। आपको वैल्यू निकालनी है x⁴ + 1/x² डिवाइडेड बाई x² - 3x + 1, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। देखिए, अगर हम बात करें तो सर x, इसको पहले सॉल्व करिए। ये लिखा हुआ है x² + 1 = 5x, लिखा हुआ है x² + 1 = 5x। अच्छा, आपको दिख रहा होगा, ये आप ना भी डिवाइड करते तो भी चल जाता, रहने दो, इसको सॉल्व ना करो। आप क्या काम करो, आंसर में x से डिवाइड कर दो। x से यहाँ पे डिवाइड करोगे x⁴ में तो ये बनेगा x³ प्लस 1/x² में करोगे तो 1/x³ बनेगा, डिवाइडेड। इधर करोगे तो ये x बनेगा -3 + 1/x, यही तो बनेगा। हमने x से आंसर में गुणा कर दिया, आपको वो डिवाइड कर दिया। आपको कहा गया कि x + 1/x = 5। अगर x + 1/x = 5 है तो x³ + 1/x³ कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब -3 × 5, यानी कि 5 का क्यूब 125 में से 15 घटेगा, ये 110 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x + 1/x 5 - 3 2, तो 110 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर 55। छोटे मामा आए, 55 रुपये दिए, आपको 2 नंबर मिला, काम खत्म। इस प्रश्न को बड़े चाचा प्रश्न कह लो, ये भी बहुत आसान है। कहा गया ये मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर इन 5 आवर्स, आपको स्पीड पता चलिए। कहा गया ही ट्रेवल्ड पार्सली ऑन फुट एट rate of 4 km/h and rest on bicycle at 9 km/h, the distance traveled on foot is।
कोई एक या दो जन कमेंट कर रहे थे किसी वीडियो पे, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वीडियो कौन सी थी, मैंने कमेंट का रिप्लाई कर दिया उनके कि एलिगेशन से ये वाले क्वेश्चन क्यों नहीं होते। बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। देखो अगर हम मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो 35 किलोमीटर ज़्यादा, पहले प्रश्न को समझा दे रहा हूँ। कहा गया एक व्यक्ति 35 किलोमीटर की कुल दूरी 5 घंटे में तय करता है। कहा गया कुछ दूरी वो पैदल जाता है और कुछ दूरी बाइसिकल पे जाता है, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि अगर वो पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, बाइसिकल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी क्या होगी। एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि फुट पे चली गई दूरी ए माने, तो बाइसिकल पे 35 माइनस ए और ए बाई 4, क्योंकि अगर हम बात करें ए दूरी को चलने पे, पैदल चलने में कितना समय लगेगा, आप कहेंगे ए बाई 4, और प्लस 35 माइनस से वो बाइसिकल से गया, तो 35 माइनस ए को अगर 9 से डिवाइड कर देंगे तो साइकिल द्वारा लिया गया समय, दोनों को जोड़ के 7 के बराबर, ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखिएगा अगर आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 35 किलोमीटर जाना हो तो 8.75 घंटे लगने वाले हैं। आपने कहा जी बिल्कुल लगेंगे। ऐसे अगर हम बात करें 9 की स्पीड से 35 किलोमीटर जाना हो तो 35/9 घंटे लगने हैं। लगेंगे नहीं लगेंगे, आप कहेंगे जी बिल्कुल लगेंगे। और आपको ओवरऑल 5 घंटे लगे हैं, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो 5 घंटे, यानी बस एक एलिगेशन लगा दीजिए। आपको पता है 8.75 35/9 का जो रिजल्टेंट है वो 5 है, तो 5 में से 35/9 घटाइए तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 35/9, यानी कि 45 माइनस 35/9, यानी ये 10/9 हो गया। और ऐसे अगर हम 8.75 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3.75, यानी 4 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 या 12, 3 15/4, 15/4। अब आपसे कहा गया कि उसके द्वारा किससे चली गई दूरी आपसे पूछी गई थी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। आपको ये वाली दूरी निकालनी है, तो आप सबसे पहले इनका अनुपात निकालिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब अनुपात निकालिए तो 36 से गुणा कर दीजिए तो इधर 9 से कट जाएगा, नहीं 8 हो जाएगा, और इधर 36 से गुणा करेंगे 27 हो जाएगा बस। यानी कि पैदल चली गई दूरी 8, बाइसिकल से चली गई दूरी 27, आंसर आ गया। यही तो पूछा गया था। तो इसको आप कर देखो, किसी भी प्रश्न को करने के लिए कई सारी मेथड्स होती हैं। एग्जाम में क्या क्लिक करती है, हो सकता है मैं कई बार जाता हूँ, आपको कई बहुत शॉर्ट ट्रिक्स से करवा, मतलब यहाँ से करवा देता हूँ आपको। कोई क्वेश्चन रहता है बहुत ईजी, मतलब ईजी वे में करवा देता हूँ। एग्जाम हॉल में जब मैं बैठता हूँ हो सकता है वही क्वेश्चन मैं बेसिक से करता हूँ, या कोई क्वेश्चन हो सकता है यहाँ मैं बेसिक से करवा रहा हूँ, एग्जाम हॉल में मुझे क्या कहते हैं ट्रिक कोई क्लिक कर जाए, तो जो क्लिक करे आपके दिमाग में, ऐसी मेथड में बताने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज मेथड की कमी किसी के पास नहीं। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया x + 4/x - 4 = 0, तो आपसे वैल्यू पूछेगी x² - 4 की। कैसे करेंगे देखिएगा, आपको x² - 4 निकालना है। आप x कॉमन ले लो, ये बचेगा x - 4/x = इसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए x + 4/x की वैल्यू कितनी है, 4 है, यही तो है। x + 4/x कितनी वैल्यू है, 4, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर x + 4/x अगर 4 है तो x - 4/x क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x × 4/x, यानी x - 4/x = हो गया 0। क्योंकि आपको पता होगा कि x + 4/x अगर k होता है, यानी a + b अगर k होता है, तो a - b बराबर होता है अंडर रूट में k² - 4ab, हमने रख दिया, यानी कि ये 0 हो गया। अब अगर x - 4/x 0 हो गया तो x × 4 - x ये भी 0 हो जाएगा। तो पहली मेथड तो ये हो गई। हो सकता है ये आपको थोड़ी लेंदी भी लगी हो, या आपके दिमाग में ये ना आया हो कि कैसे सोचेंगे। तो अगर नहीं सोचना मेरे भाई, तो x = 2 रख के चेक कर लो। x = 2 अगर यहाँ रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 4/2, 2 - 4, ये कितना आ जाएगा, 0, यानी x = 2 आंसर हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। अब x = 2 यहाँ पुट कर दो तो ये 4 - 4, इसकी वैल्यू 0। तो देखो यहाँ पे, अब देखो ये दूसरी मेथड मेरे दिमाग में हो सकता था ना आती, बेसिक से मैं कराता वहाँ पे, लेकिन देखो ये करवाते समय याद आ गई कि इस मेथड से भी करवा देना सबसे ईजी रहेगा, तो मैंने उसी मेथड से भी करवा दिया। कहा गया ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल, AB AC की लंबाई बराबर है, BAC 90 अंश है, आपको रेडियस ऑफ सर्कल पूछा गया। देखिएगा AB = AC = 7√2, और जो BAC है यानी BAC ये किसी सर्कल के अंदर अगर तीनों से, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कहा जाता है 3 बिंदु किसी सर्कल पे हैं और कोई कोण उन तीनों बिंदुओं द्वारा बनाया गया,
कोई कोण 90 अंश है, इसका मतलब दो बिंदु तो व्यास के किनारे होंगे, यानी कि ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये ए पे 90 अंश बनाते हैं, यानी ए यहाँ कहीं पे है। क्योंकि आपको पता होगा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी अर्धवृत्त जब तक नहीं बनेगा तो तब तक ये समकोण बना ही नहीं सकते। अब बी ए सी बराबर 90 अंश होगी। अब कहा गया रेडियस कितने के बराबर होगी, यानी बी सी तो आपका व्यास हो गया, यानी बी सी का आधा अगर आप निकाल लें तो रेडियस निकल आएगी। आपको पता है ए बी इज इक्वल टू 7√2, ये भी 7√2, तो बी सी कितना हो जाएगा, इसका √2 टाइम्स यानी कि 14। अगर बी सी 14 है, आपसे रेडियस पूछी गई तो 14 का आधा यानी 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। कहा गया टू कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म अ रिंग। रिंग आपको पता होगा क्या होता है, रिंग आपने देखा भी होगा, एक सर्किल के अंदर अगर सर्किल बनता है तो उसको कहते हैं रिंग, ठीक है। कहा गया इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग आर 22 सेंटीमीटर एंड 44 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली द विड्थ ऑफ द रिंग। कहा गया कि जो अंदर का पेरीमीटर है, अंदर का सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर का है वो 22 है, यानी अगर इसकी रेडियस r1 माने तो आपको दिया गया 2πr1 इज इक्वल टू 22, यानी कि 22 दूना 44 से कटेगा 0.5 गुणे 7, यानी कि 3.5 r1 बराबर दिया गया है, ठीक है। r1 बराबर कितना दिया गया है, 3.5, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले की बात करेंगे तो r2 बराबर आ जाएगा 7। आपको पता होगा कि अगर ये रेडियस r1 है, ये r2 है, तो जो ये आपका रिंग बनेगा इसकी विड्थ यानी W बराबर क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 यानी 7 माइनस 3.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कहा गया द पाई चार्ट शोज बजट एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन ईयर 2018, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट हेड्स ए बी सी डी ई। कहा गया कि ये जो आपको दिख रहा है फिगर में, एक मिनट, हाँ अब सेट हो गया। कहा गया कि जो पाई चार्ट है वो बजट दिखाता है एक कंपनी का अलग अलग चीज़ों पे, जैसे ए पे कितना, बी पे कितना, सी पे कितना, डी पे कितना, ई पे कितना, परसेंटेज में सारी चीज़ें दी गई हैं। कहा गया इफ 165 करोड़ वर स्पेंट in year 2018 on A, what would have been the total expenditure of that year। कहा गया कि अगर 2018 में A पर किया गया खर्चा 165 करोड़ है, यानी A पे खर्चा कितना है 55%, यानी कि जितना खर्चा होता है उसका 55% आपका ए पे खर्च होता है, जो कि दिया गया 165 करोड़। अगर 55% 165 करोड़ है, यानी 1% बराबर 3 करोड़, यानी उस साल का खर्चा यानी 100% बराबर हो जाएगा 3 गुणे 100 यानी 300 करोड़। 300 करोड़ रुपए टोटल खर्चा हुए। कहा गया द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन हेड डी। आपको पता है हेड डी पे 15% खर्चा होता है, और आपको पता है 100% बराबर मतलब 100% को 360 डिग्री से दिखाया गया है। इसका मतलब 15 अंश को कितने से दिखाया जाएगा, 15 गुणे 3.6 यानी 15 या 45 और 15 छक्के 90, 45 9 54, यानी कि 54 अंश से काम खत्म, 54 डिग्री। कहा क्या गया वो जो हमारा हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन था वही है। कहा कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटिंग लाइब्रेरी इन द वीक वाज नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ एज ग्रुप 25 to 30 ईयर्स। कहा गया ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एज 25 से 30 वर्ष के बीच में है और वो लाइब्रेरी जाते हैं, उनका प्रतिशत निकालना है। आप पहले देखिए 25 से 30 लोग, यहाँ पे कितने लोग हैं 25 से 30 एज ग्रुप में, आपको दिख रहा है 200। अब पूछा कि कितना प्रतिशत है टोटल का, तो टोटल निकाल लो। तो 3 4 7 2 9 3 12 और 1 13 साढ़े 13 1 14 2 16, यानी 1600 टोटल जाते हैं, जिसमें से 200 25 से 30 एज ग्रुप वाले हैं। तो परसेंटेज में अगर निकालना है 1 2 1 2 16 से डिवाइड करोगे तो 16 91, ये 4 से काट दो पहले, 4 चौको 16, ये 50 हो गया, 50/4 यानी 25/2 यानी 12.5%। क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए पी बी दिया गया 70 डिग्री, ओ ए बी पूछा गया। ध्यान से देखिएगा, ये है पी ए, थोड़ा सा ये पी ए है, दिस वन इज पी बी, ये है पी, ये है ए, ये है बी, ठीक है। आपसे कहा गया ओ सेंटर है, ठीक है, ओ मान लेते सेंटर है, ए पी बी इज इक्वल टू 70 डिग्री दिख रहा है, ये भी मैंने मान लिया। और आपसे कहा गया ओ ए बी की वैल्यू निकाल। कई बार मैंने बताई है सर कि अगर ओ ए बी की बात की जाए, यानी इसकी मैं थोड़ा सा ट्रायंगल को रेड ही रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपका ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, इसको यहाँ से मिला दीजिए। हाँ अब देखिएगा, आपको निकालना कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये ब्लैक और रेड से जो मिलके बना। ध्यान से देखिएगा,
मैंने आपको बताया कि अगर ये 70 अंश होता है ये वाला कोण, तो ये कितना हो जाता है 110 अंश। क्यों? क्योंकि आपको पता है ओ ए पी बी जो होगा वो साइक्लिक मतलब वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। क्योंकि ये दोनों 90 हो जाते हैं, ए और बी पे बने कोण 90, तो इन दोनों को भी 90 मतलब दोनों को जुड़ के 180 होना पड़ेगा। तो अगर ये 70 है 110 हो गया। अब ट्राइंगल ओ ए बी को देखिए, जिसमें एक एंगल 110 है, कोई दिक्कत नहीं। ओ ए बराबर ओ बी है, यानी इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। लेकिन आपको पता है ट्राइंगल के किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये 110 अकेले हो गया तो इन दोनों को मिलके कितना होना पड़ेगा 70, यानी ये भी 35 ये भी 35। तो यही पूछा गया था। कहा गया इन ट्राइंगल ए बी सी ए ई एंड डी आर पॉइंट्स ऑन ट्राइंगल ऑन साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी दिया गया तो ए को कॉमन मान लो, यानी ए ऊपर मान लो, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ मानना जरूरी ही है, लेकिन आप मान लीजिए ये ई है ये डी है, ठीक है। हाँ, अब कहा गया इस प्रकार से है कि ए बी सी बराबर ए डी ई, ए बी सी बराबर यानी ये वाला कोण बराबर ए डी ई के है, ठीक है। कहा गया ए ई बराबर 6, ए ई बराबर 6 दिया गया, ठीक है। ए डी बराबर 4, ए डी बराबर 4 दिया गया, ठीक है। और ई बी बराबर 4, ई बी बराबर 4 दिया गया, ई बी बराबर 4 दिया गया। तो आपसे कहा गया डी सी की वैल्यू क्या होगी, डी सी की वैल्यू क्या होगी। अब कुछ लोग इतना तगड़ा दिमाग चढ़ेगा यही देखने के बाद, वो करेंगे ए ई बटे ए बी बराबर ए डी बटे ए सी। लेकिन मेरे भाई जो 2.5 नंबर आप गंवाते हो, क्यों गंवाते हो पता है? आप लोग होते हो नशे में। आपको अगर दे दिया गया कि ए डी ई कोण ए बी सी के बराबर है, तो आपको लिखना चाहिए सीधे कि ए डी ई सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। क्योंकि आपको पता होगा जो कोण जिसके, जैसे ए कॉमन आ रहा है दोनों, डी बराबर बी के दिया गया है और ई बराबर सी, तब जो मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल से एकदम समान जगह पे आना चाहिए, ठीक है। अब यहां से आप कह सकते हैं ए डी बटे ए बी बराबर डी ई बटे बी सी बराबर ए ई बटे ए सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ए डी कितना है 4 अपॉन ए बी कितना है 10 इज इक्वल टू ए ई कितना है 6 अपॉन ए सी कितना है 4 प्लस एक्स। इसका 2.5 गुना ये है तो इसका 2.5 गुना ये होगा, यानी 4 प्लस एक्स बराबर 6 का 2.5 गुना 15, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 11.5। बस काम खत्म। ओ 11.5 क्यों? अगर 4x बराबर 15 तो x बराबर 11। अच्छा, भांग वांग खाने के बाद पढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये ऐसे होता है 4x बराबर 15 ऐसे करके मैं गलत कर 4 प्लस एक्स बराबर। चलो ये मजाक था, जोक्स अपार्ट। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कहा गया 4/5 डिवाइडेड बाई दिस वन मल्टीप्लाई ऑफ 8/13 माइनस दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन मल्टीप्लाइड बाई 5 1/5 प्लस 5/6, इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखो, आप सबसे पहले ऑफ देखो कहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 या 12 1 13/4 ऑफ 8/13, यानी 13 कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी इसकी वैल्यू हो गई 2, और 2 से 4/5 में डिवाइड करेंगे यानी 2/5, यानी इतने पूरे की वैल्यू हो गई 2/5, ठीक है। अब ये वाले को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा, मतलब अगर हर बराबर करेंगे तो 8 - 5 3/40 बटे 13/40, यानी ये लिखा हुआ -3/13। और इसको गुणा किससे करना है, 5 बचे 1 26/5। अब आप ये ना सोचिएगा 5 जब मैं 26 कह रहा हूँ, 5 बच्चे 25 1 26, एक गलती से मुंह से नहीं निकला, फंबलिंग हो गई, और प्लस 5/6 यही निकालना है, ठीक है। 13 दूना 26, यानी कि आपका होगा 2/5 माइनस 6/5 प्लस 5/6। अब 2/5 माइनस 6/5 यानी -4/5, यानी आपको घटाना है 5/6 में से -4/5। 25 में से 24 घटेगा 1/6 माइनस 6 × 5 30 हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा अंग्रेजी बोलते हैं। कहा गया 8 अंकों की संख्या 4 3 A 5 3 2 5 B इज डिविजिबल बाय 8 एंड 9। आपको सम निकालना है A और B का। अच्छा, आपको पता होगा कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि इफ़ ये नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन सम ऑफ डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाय 9, ये मस्ट है, ठीक है। एंड सेकेंड रूल ऑफ डिविजिबिलिटी इज इफ ये नंबर इज डिविजिबल बाई 8 देन द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 8। यानी कि अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होंगे, और अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट 3 डिजिट यानी 10th डिजिट क्या 100th डिजिट और 10th डिजिट और ये आपका जो होता है यूनिट डिजिट, इनसे बनने वाली जो संख्याएं होंगी
मतलब जो बनने वाली संख्या होगी वो 8 से कटनी चाहिए। अब देखिएगा हम नंबर को फिर से लिखते हैं 4 3 A 5 3 2 5 B। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 3 7 5 12 3 15 2 17 5 22 प्लस A प्लस B, इसको आपको लिखना है। कोई ऐसी संख्या जो हमारी 9 से कट रही हो, 22 से बड़ी हो, तो आप 27 लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर 45 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 45 अगर आप लिख देंगे तो 22 प्लस A प्लस B बराबर 45, यानी A प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। और A और B दोनों 9 से छोटे हैं, तो A और B का सम 23 हो नहीं सकता, यानी आपकी A प्लस B की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 14। 14 से बड़े सारे काट दो। अच्छा, खत्म हो गया। अब आपको पता है A प्लस 22 प्लस A प्लस B 27 भी हो सकता है, यानी A प्लस B की वैल्यू 5 भी हो सकती है। आपको 12, अगर मान लो A प्लस B की वैल्यू 12 हो जाती तो 22 प्लस A प्लस B यानी 22 प्लस 12 34 कभी 9 से कटता नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो आप इतना भी करके निकाल सकते थे कि A प्लस B बराबर 14 हो गया। लेकिन अब कैसे आएगा, ऑप्शन से ना करना हो तब कैसे करेंगे। यहाँ से हमारा A प्लस B बराबर 14 आ गया वैसे भी। अदरवाइज आप यहाँ 45 हटाओ, देखो 45 हटा दो, क्योंकि 45 हो नहीं सकता, मैंने बताया क्यों। अब ये संख्या 8 से भी डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है, मैंने क्या बताया, लास्ट 3 डिजिट जो है ये 8 से कटना चाहिए। 8 से डिवाइड करो तो 8 3 24, एक यहाँ पे बचेगा और ये B बचेगा, यानी 8, मतलब यहाँ पे आप ऐसे देखो 250 प्लस B, ये किससे डिविजिबल है, 8 से। तो 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 3 24, 1 10, 8 1 8, 2 बच रहा है। 2 में कितना जोड़ें कि 8 से कट जाए, आप कहेंगे 2 में 6 अगर हम जोड़ दें तो ये संख्या हमारी कट जाएगी, यानी हमारी नंबर हो गई 250 प्लस 6 यानी 256, यानी B की वैल्यू हो गई 6। अब B की वैल्यू 6 हो गई, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे B की वैल्यू 6 हो गई, यानी 28 प्लस A बराबर 27 हो नहीं सकता, क्योंकि 28 प्लस A कितना हो सकता है, मिनिमम 28 प्लस A 36 हो सकता है, क्योंकि A की वैल्यू निगेटिव होगी नहीं, यानी A बराबर आपका हो गया 8, B बराबर 6, A प्लस B 14 हो गया। गॉट इट। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया देयर इज अ 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6250 फॉर 2 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। कहा गया 5 साल में कोई धनराशि 60% बढ़ती है अगर क्या, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे दी जाती है। आपको पता है 5 साल में 60%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 60/5 यानी कि 12%। 60 को 5 से डिवाइड कर दे 12%, ठीक है। अब कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर 6250 रुपये को 2 साल के लिए वार्षिक संयोजित ब्याज दर पे निवेश किया जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ही दिया गया। आपको पता है CI बराबर क्या होता है, P कॉमन ले लेते हैं इंटू 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 12/100, यानी 112/100, यानी 28/25 का होल स्क्वायर, और माइनस 28/25 का होल स्क्वायर माइनस 1, बस हो गया आपका। यानी ये हो गया 6250 गुड़े 28 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर का अंतर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 इंटू 53 यानी 159, ये तो हो जाएगा। 28 में से 25 घटेगा 3, और 28 25 53 का 3, ठीक है, और बटे 625, ये कटा आपका 10 दे दिया, 10 का 159 में गुड़ा 1590 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे। अदरवाइज आप कैसे करते देखिएगा, 12% एक साल इस पे मिलता है, 12% 625 का कितना हो जाता है, 750। दूसरे साल कितना मिलता है, 750। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, इस वजह से 750 का 12% और आपको रेट मिलता, मतलब इंटरेस्ट मिलता, यानी कि पहले साल वाले ब्याज पे 12% और मिलता है, यानी 90 और मिलता है, यानी आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 750 प्लस 750 प्लस 90, यानी कि 1590 रुपये। ऐसे भी कर सकते थे। कहा गया था कॉट थीटा 3/√5 है, थीटा 90 और 0 के बीच लाई करता है, 6 स्क्वायर थीटा माइनस 5/3 कॉसेक स्क्वायर थीटा 3 स्क्वायर थीटा प्लस 4/3 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा, पहले एक मैं ट्रायंगल बना के आपको समझा दे रहा हूँ। देखो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये √14 हो जाएगा, अरे 9 5 14, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 इंटू सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 14/9 माइनस 5/3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 14/5 डिवाइडेड बाई 3/5 ऑफ 14/9 माइनस प्लस 4/3 ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 14/5।
अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो आपका ये हो रहा है 6 गुणे 14/9, यानी कि 3 से काट दो, ये 3 तिया 9 हो गया। ऐसे इसको 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गया। ये 28/3 बन रहा है, 28/3 माइनस 14/3 यानी 14/3 ऊपर बन रहा है, और नीचे 14/15 प्लस 56/15 यानी कि 70/15 बन रहा है, यानी कि 14/3 नीचे भी बन रहा है। कट गया, काम खत्म हो गया, 0 आ गया, ओ सॉरी 1 आ गया आंसर। तो ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज सेक को आप कॉसेक में बदल के भी कर सकते थे, वो भी इजी ही होता। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया अमित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 7,000 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ समथिंग। हैड ही सोल्ड इट for 8750, his gain would have been the 3/4 of the amount of loss that he incurred. At what price should he sell the article to gain 10% profit? कहा गया 7,000 का बेचता है तो समथिंग लॉस होता है, मतलब कुछ रुपए लॉस हो जाता है। अगर 8750 का बेचता तो कहा गया कि इसका जो गेन होता वो 3/4 होता जो उसको नुकसान हुआ था उसका। हम मान लेते हैं कि CPX है, ठीक है, CPX है। अगर 7,000 में बेचेंगे तो लॉस कितने का होगा, x माइनस 7,000 का। और कहा गया इसका 3/4 हिस्सा प्रॉफिट होता है अगर हम उसी वस्तु को 8750 में बेचते हैं। अगर किसी आर्टिकल का CP यानी कॉस्ट प्राइस x है और उसका सेलिंग प्राइस 8750 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8750 माइनस x। बस सॉल्व कर लो। इट मीन्स ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 21,000 इज इक्वल टू 4 इंटू 8750 यानी कि 35,500 और माइनस 4x, यानी इसको इधर ले आएंगे तो 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 56,500। ये तो हो जाएगा, हाँ 56,500। आप गुणा कर लीजिए, 4 पंचे 20, 4 7 28 2 30, 4 8 32, ये 35,000 होगा, ठीक है, केवल 35,000। ये भी 56,000 होगा, यानी x बराबर आपका कितना हो गया, 8,000, यानी CP आ गया 8,000। अब हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए। 8,000 पे अगर 10% प्रॉफिट चाहिए होगा तो कितने में बेचना पड़ेगा, 800 और लेंगे, यानी 8800 रुपये में बेच देंगे। इसकी और शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा, ये बेसिक मेथड थी। कहा गया ये ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स इन सच अ वे दैट इवन आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन मार्केट प्राइस ही स्टिल गेन्स 27.5% प्रॉफिट। कहा गया इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज 2,000 रुपीज़, 200 रुपीज़, तो मार्केट प्राइस क्या होगी। आपसे कहा गया 200 रुपये उसका क्रय मूल्य है। अगर 27.5% का फ़ायदा कमाता है, इट मीन्स 55 रुपये फ़ायदा कमाता है, यानी 255 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और आपको पता है कि वो जो मार्केट प्राइस होती है उस पर कितने % का डिस्काउंट देता है, 15%। 15% का डिस्काउंट यानी कि 85/100 यानी 17/20 पे बेचता है, या ऐसे रहो 85/100 ही रखो, क्या फ़ायदा, 85/100 यानी 85 डिवाइडेड बाई 100। 85 के टेबल का यानी 3 टाइम्स 85 3 जा 255, यानी यहाँ से मार्केट प्राइस इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू 100। व्हाट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन। कहा गया इन ट्रायंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन BC। ABC कोई ट्रायंगल है, हमें नहीं पता कैसा है, बस है। D एक पॉइंट है इस पे, इस प्रकार से कि AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC। आपने पढ़ा होगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है कि AB बाई BD इज इक्वल टू AC बाई CD। उसी को यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं AB बाई BD इज इक्वल टू AC बाई DC, और ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यानी कि अगर, यानी इफ ABC इज अ ट्रायंगल एंड AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ A, देन B कैन से AB रेशियो BD इज इक्वल टू AC रेशियो CD। ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आपको दिया गया B इज इक्वल टू 75 डिग्री, C इज इक्वल टू 45 डिग्री। इट मीन्स A कितना हो गया, ये दोनों, इन दोनों का सम हो गया 120 डिग्री। इट मीन्स A हो गया 60 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया था, BAD। आपको पता है पूरा एंगल B, मतलब जो BAC है वो है 60 डिग्री, और AD इसका बाइसेक्टर है, यानी कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, पूरा 60। BAD कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 30। कहा गया रविंदर इन्वेस्ट 3750 विच इज इक्वल टू 15% ऑफ हिज मंथली इनकम in a medical insurance policy. Later he invests 25% and 8% of his monthly salary on a child education policy and mutual funds respectively. Mutual funds are subjected to market list, direct market list, ऐसा कुछ बोलता नहीं। अगर टोटल अमाउंट लेफ्ट विद हिम, देखिए 15% टोटल सैलरी का उसको दिया गया 37,500। आपको बताता है कि 15% अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इट मीन्स कि मैं
टोटल 3750 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको पता है कि सैलरी का 15% यानी सैलरी का 3/20 इज इक्वल टू आपको दिया गया 3750। इट मीन्स बी कैन से सैलरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से सैलरी हो जाएगी 3 इंटू 1750 यानी कि 1250, ये आपका 25,000 इसकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, अब आपने सैलरी निकाल ली। अब आगे क्या दिया गया है कि वो इन्वेस्टमेंट करता है समवेयर इन किस में, एडुकेशन पॉलिसी में और समवेयर इन म्यूचुअल फंड्स। 25, 8, 33% इधर इन्वेस्ट कर रहा है और 15% और इन्वेस्ट कर रहा है, यानी वो टोटल इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 25, 8, 33, 15, 48%, यानी 48% वो इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप 100 रुपीज़ कमाते अर्न करते हो, 48 रुपीज़ वेस्ट कर देते या कहीं सेव कर लेते तो आपके पास सेविंग के मतलब कैश में कितना बचेगा, 52%, यानी 25,000 का 52%, 25,000 का 50%, 12,500, 2% 500 और यानी कि 13,000 रुपये। हार्डेस्ट मोस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शिफ्ट इज, कहा गया इफ थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल, एक्यूट बोले तो न्यून कोण जिसको बोलते हैं, और दिया गया सच दैट tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। आई हैव टोल्ड यू कि अगर tan a इंटू tan b 1 होता है, इट मीन्स a प्लस बी यानी a और b का सम 90 होना मस्ट है, यानी 2 थीटा 3 थीटा 5 थीटा इज इक्वल टू 90 यानी थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब आपसे कहा क्या गया है, थीटा को फाइंड करने, यही आंसर हो गया। ये देख लो, कहा गया एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 8 लेस देन एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर का जो एवरेज है वो 8 कम है 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर से, यानी कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 3 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। ठीक है, क्योंकि इफ सम ऑफ दीज 3 इवन नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ एवर 4 ऑड नंबर्स, यानी कि 3 जो इवन नंबर हैं उनका सम जो है, यानी 3 सम संख्याओं का सम ऊपर वाली जो 4 विषम संख्या दी गई थी उसके योग के बराबर है, तो आपसे कहा गया 4 ओरिजिनल ऑड नंबर्स का सम क्या होगा। समझ रहे हो, देखो हम मान लेते हैं 4 ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है, 8 लेस मतलब x है, या हम मान लेते हैं 4 ऑड नंबर्स का एवरेज x है। अगर ये x है तो हम कह सकते हैं सम कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ x, ऑड नंबर्स का सम हो जाएगा 4x। ठीक है, और आपसे कहा गया 3 जो मतलब 3 एवरेज नंबर्स हैं, 3 इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना हो जाएगा। आपको पता है कि जो ऑड नंबर्स का एवरेज है वो इवन नंबर से 8 कम है, यानी कि इनका एवरेज हो जाएगा x प्लस 8, यानी इनका सम हो जाएगा 3x प्लस 24। अब क्या कहा गया इफ सम ऑफ दीज 3 इवन नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ एबव 4 ऑड नंबर्स, यानी आपको दिया गया कि ये जो 4x है वो 3x प्लस 24 के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 24। व्हेन वी ट्रांसफर 3x टू लेफ्ट हैंड साइड वी कैन डिस्क्राइब दैट x इज इक्वल टू 24, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एज 24। तो आपसे कहा गया एवरेज ऑफ ओरिजिनल ऑड नंबर्स, हमने माना था एवरेज x है, वही x की वैल्यू आई है 24, आपका आंसर हो गया। कहा क्या गया है इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। साइन कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, 60 डिग्री की, यानी a प्लस बी तो 60 हो गया। ठीक है, और कॉस कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, 30 डिग्री, यानी कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 30, यानी a माइनस बी 30 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, दोनों को घटाएंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। दैट्स ऑल। कहा गया इस तरह के क्वेश्चन आपके सीपीओ में खूब पूछे गए थे। कहा गया व्हेन 50% ऑफ अ नंबर, ठीक है, a इज एडेड टू b द सेकंड नंबर b इज इंक्रीजेज बाई 25%। देखो 50% a का ऐड होता है तो b 25% बढ़ती है, यानी हम कह सकते हैं जो 50% ऑफ a है इसी के कारण तो b 25% बढ़ती है, यानी हम कह सकते हैं a का 50% यानी 50 ऑफ a बराबर हो जाएगा 25 ऑफ b, यानी बेसिकली हम कह सकते हैं b बराबर 2a, यानी b इक्वल टू 2a। ठीक है, अब आपको दिया गया रेशियो बिटवीन a एंड b, अगर a बाई b निकालना है यही हो जाएगा रेशियो, यानी कि a बाई b हम कह सकते हैं 1/2 हो जाएगा। बात खत्म हो गई, और इसी का मुझे इंतजार था कब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, वर्क एंड बेसिस का है, पाइप एंड सिस्टम, इन सब का, और ख़त्म करें। ठीक है, कहा गया a एंड b वर्किंग टुगेदर कैन डू 30% ऑफ द वर्क इन 6 days। ठीक है, okay, B alone can do the same work in 25 days. How long will A alone take to complete the same work? A और B अगर एक साथ कार्य करते हैं तो 30% ऑफ वर्क 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी अगर A और B 30% ऑफ वर्क 6 डेज में करते हैं इट मीन्स 20 डेज में वो कंप्लीट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और कहा गया B alone यानी B अकेले 25 डेज लेते हैं,
यू हैव टू फाइंड कि हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, यानी ए अकेले कितने दिन लेगा। आपको पता है ए प्लस बी अगर एम डेज लेता है, बी बी डेज लेता है, तो ए कितने दिन लेगा, एम इंटू बी अपॉन ए माइनस एम, यानी कि एम इंटू बी 20 इंटू 25 यानी कि ये 500 बटे 25 माइनस 20 5, यानी कितने दिन लेना है उसे, 100 दिन लेना है। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, या इसको करने की तो 1000 मेथड है। 20-25 का एलसीएम 100 हो गया, यानी कि ये 5 यूनिट करते हैं, ये 4 यूनिट करता है, टोटल 100 यूनिट करना है। अगर ए प्लस बी मिलके 5 यूनिट्स, बी अकेले 4 यूनिट, इट मीन्स ए 1 यूनिट, ए एक दिन में 1 यूनिट, 100 यूनिट करने में 100 डेज लगने हैं। दैट्स ऑल। तो दिस वाज द क्वेश्चन जो आपके 20 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में है। और बस, तो दिस शिफ्ट एंड्स हियर, और आते हैं अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस पे, करेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल एग्जाम्स, बने मातरम, जय हिंद।